चलो क्वेश्चन देखो करो। पहले किए थे पुली वाले क्वेश्चन किए थे, अभी भी वही पुली कर रहे हैं। बस पहले क्या था, जो पुली ले रहे थे वो क्या था, मासलेस था। पुली था, मासलेस था। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे रोटेशन में, पुली का भी मास है। मतलब पुली का मास दिया हुआ है इसका m, मान लो मास ऑफ पुली दिया है m, मास ऑफ पुली कैपिटल M, और ब्लॉक का मास दिया स्मॉल m। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल m। ठीक है, तो इसको मैं ही बता दे रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हो तो पहले समझ लो। यहां पे पुली मासलेस नहीं है, पुली का मास है, तो उसका मास भी हमको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, पुली का शेप क्या कंसीडर करेंगे, डिस्क। या तो लिखा होगा, ठीक है, नहीं तो क्या शेप लेंगे, डिस्क शेप। ठीक है, क्योंकि सॉलिड होता है। अब क्या है कि इस पे क्या क्या लगेगा, स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा। स्ट्रिंग के बारे में नहीं कुछ कहा गया, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। ठीक है, क्या लगेगा, इसका एक वेट लगेगा नीचे। और क्या होता है, ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, कितने से आएगा, हमने बोला ए से। तो इसका इक्वेशन बनाने आता था पहले, एम मास के ब्लॉक का इक्वेशन बनाना आता था। क्या लिखते थे, एम जी नीचे आ रहा था, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। नेट यही लिखते हैं, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। तो यहां से टी इक्वल टू कितना होगा, एम जी माइनस एम ए, टी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, कॉमन लेना अलग चीज है। ठीक है, मान यहां पे क्या है, एक इक्वेशन टेंशन की हमको यहां से मिली, एक और इक्वेशन टेंशन की बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके हम ए पता करेंगे। एक और कैसे बनाओगे, क्या समझो, अगर हम इसके रेफरेंस से देखते हैं, हम इसको भी देखते हैं। अच्छा, इसका रेडियस गिवन होगा, जो पुली है, पुली का रेडियस मान लो गिवन है से आर। पुली का रेडियस बता रखा है, कितना बता रखा है, तो आर। तो पुली का रेडियस सेंटर से डिस्टेंस आर है। अब एक बात बताओ, पुली में कौन सा फोर्स लग रहा है, पुली पे टेंशन लग रहा है, जो ये मास खींच रहा है उसकी वजह से टेंशन लग रहा है। तो टेंशन क्या कर रहा है, पुली को खींच रहा है, उसकी वजह से पुली क्या होगा, घूमेगा। तो यहां किस फोर्स की वजह से पुली घूम रहा है, टी की वजह से। तो टी की वजह से, टेंशन फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा, घूमेगा, यानी टेंशन फोर्स की वजह से इसमें क्या आएगा, टॉर्क आएगा। टेंशन फोर्स की वजह से टॉर्क आएगा। तो यहां पे जो फोर्स है, टॉर्क हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पुली, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ पुली। तो पुली के सेंटर के रिस्पेक्ट में टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लग रहा है, टी की वजह से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, सेंटर के अबाउट घूमेगा, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, आर। तो टॉर्क इक्वल टू क्या बोलेंगे, टी इंटू आर। पहले बताओ, ये क्लियर, टॉर्क इक्वल टू टी इंटू आर। और हमने कुछ पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू एक और फॉर्मूला आई अल्फा पढ़ा था, यानी टॉर्क इक्वल टू हमको पता है एफ इक्वल टू एम ए, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, आई अल्फा। और टी क्या है, एम जी माइनस एम ए, टी है एम जी माइनस एम ए इंटू आर। लिख सकते हैं क्या, यहां से मुझे ए लिखना है, बताओ कैसे एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अल्फा को हम सब ए निकालना है, तो अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा को भी रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करोगे, ए बाय आर, ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा की जगह लिख सकते हो ए बाय आर, ए बाय आर। यहां पे देखना, इधर अगर लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। एक काम करें, इसको आर को इधर भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। हमको ए निकालना है, तो ए को एक तरफ ले जाते हैं, ए वाले टर्म को, बाकी एक को एक तरफ रखते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू एम जी। और दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, तो उधर क्या बचेगा, एम जी बाय दिस, एम जी बाय क्या हो जाएगा, यहां पे तुम्हारा उधर जाएगा, ध्यान देना एक स्टेप, प्लस क्या बचेगा, एम बचेगा, प्लस एम बचेगा, और यहां आई बाय आर स्क्वायर बचेगा। देखना ध्यान से, आई बाय आर स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा, ये हाँ, ये होगा क्या, E इक्वल टू mg होगा, mg बाय प्लस एम ए
m दोनों में से a कॉमन लिया, इसमें m बचेगा और इसमें a कॉमन लिया तो i बाय आर स्क्वायर बचेगा, और एक स्टेप हमने छोटा कर दिया और इसको बाई हो जाएगा, नीचे बटा में ये आ जाएगा। तो यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया, mg बाय m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अब यहां जैसा भी दिया हम एक जनरल फॉर्मूला की तरह इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं है, एक तो ठीक है प्रोसेस प्रूफ देखा, डायरेक्ट करना हो तो याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं है। एक्सेलरेशन क्या बताया था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। यहां ड्राइविंग फोर्स क्या है, वेट mg, अपोज कोई नहीं कर रहा, ये खींच रहा है ये घूम रहा है, ये फोर्स खींच रहा है टेंजेंशियली, ये घूम रहा है, अपोज कोई नहीं कर रहा, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स 0 बाय टोटल मास। अब हाँ टोटल मास क्या होगा, ब्लॉक का मास प्लस यहाँ पे पुली का मास। ब्लॉक का मास m है, पुली का मास क्या है, कैपिटल M है। और कैपिटल M को ध्यान रखना कि ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल M को लिख सकते हैं किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू हम क्या लिखते हैं mr स्क्वायर, तो m के जगह पे क्या लिख सकते हैं I बाय आर स्क्वायर, तो दोनों का टोटल मास हो गया। तो याद रखने के लिए बता रहे हैं। ऐसे तो अब यहां देखेंगे, यहां पे देखेंगे पुली का शेप क्या है, डिस्क, फॉर डिस्क शेप पुली का शेप क्या है, डिस्क। तो यहां a अगर बोलेंगे गिवन केस में तो mg बाय m, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहां पे हाफ mr स्क्वायर, तो यहां पे हाफ mr स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सर हाफ में कैपिटल M वाला लग जाएगा, कैपिटल में बिल्कुल ठीक वाला जगह होगा, अच्छा क्योंकि तो पुली का देख रहे हैं, पुली का मास कैपिटल में, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, काम तमाम। ये एलसीएम लोगे 2 आएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2mg स्मॉल m प्लस टोटल 2mg, और यहां क्या होगा 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल। तो इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला आना कैसे आया तरीका बता दिया, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे, इस पे रखोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, नोट कर लो, तो आगे बात करते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ पुली में ही वही है, पुली मास है, पुली का m मास है, रेडियस है r है, ये o है, यहां पे 2 मास है, पहले जैसे किया था वही है, बस अब क्या है कि पुली का भी मास है। तो m1 जरा ध्यान से समझना, m2, ठीक है। पहले तो मैं इसका प्रोसेस से लाके दिखा दूंगा क्या आता है, उसके बाद डायरेक्ट जैसे यहां पे लिखा ना फॉर्मूला, लिखने का तरीका बता दिया, डायरेक्ट कैसे ध्यान रहेगा, वैसे यहां भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से एक चीज या तो क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कौन हैवी है, नहीं तो या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रखा होगा। क्वेश्चन में यह बता रखा होगा कि हैवी ब्लॉक कौन है, या फिर एक्सेलरेशन की क्या होगा, डायरेक्शन बता रखा होगा। तो जरा समझो, दोनों सेम लेवल पे सर, शुरुआत में लेवल सेम होगा, मान लो ऐसे रखा, शुरुआत में लेवल सेम है, फिर जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, हल्का वाला ऊपर चला जाएगा, तो चाहे जो भारी है। तो क्वेश्चन में या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दे रखा होगा, या ये बता रखा होगा कि m1 m2 में कौन सा हैवी है। तो जरा समझना, हमने किसी को मान लिया, मान लो से m1 हैवी है, उल्टा होता m2 हैवी है, एक ही बात होता। तो मान लो ये हैवी है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर। हम उसी तरीके से जैसे इससे पहले निकाले थे, उसी तरीके से हम a निकालेंगे, ठीक है। अब जरा समझ लो, इस साइड कुछ टेंशन होगा, ये टेंशन, और इधर भी टेंशन कुछ लिखेंगे, ये टेंशन, ठीक है। टेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी ना, तो टेंशन को क्या लिखे। यहां पे एक बात ध्यान रखना कि यहां पे दोनों तरफ टेंशन हम सेम नहीं लिख सकते, रस्सी सेम रहने के बावजूद भी, इसलिए सेम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका भी मास है, तुम्हारा पुली का भी मास है। पुली अगर मासलेस रहता था तो एक ही रस्सी है, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। अभी दोनों तरफ सेम टेंशन नहीं लिखेंगे क्योंकि पुली का भी असर पड़ता है, पुली का भी असर पड़ता है। सब बात समझ में आ रहा है। अब देखो तरीका वही अपनाएंगे, जरा ध्यान से समझना। दोनों के टेंशन का इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था। तो एक बार इक्वेशन जल्दी से मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा जल्दी से समझना। m1 के लिए लिख रहा हूं, m1 नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, तो m1g, इसका क्या लिखेंगे, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू ma, m1g माइनस T1 इक्वल टू ma। तो m1g, या चलो लिख देते हैं, माइनस क्या लिखे T1 इक्वल टू m1 इंटू a, या फिर T1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, m1g माइनस m1a, ठीक है, क्लियर। देखो उसी तरीके से
m2, ठीक। m2 में कौन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, तो कौन ज्यादा होगा? T2 माइनस M2G इक्वल टू क्या बोलेंगे? M2A। तो यहां से T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2A प्लस M2G, ये होगा। तो T1 और T2 मेरा निकल गया। अब एक बात समझो, यहां पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, एक तरफ से T1 घुमाना चाह रहा है, एक तरफ से T2 घुमाना चाह रहा है। दोनों में से टॉर्क किसके कारण ज्यादा होगा? ये ज्यादा है T1 के कारण, तो इसके कारण टॉर्क ज्यादा होगा, तो इसका टॉर्क इधर खींचना चाहेगा, इसका इधर खींचना चाहेगा। इसका टॉर्क चाहेगा T1 का ऐसे घुमा दे, और T2 का टॉर्क चाहेगा ऐसे घुमा दे, ठीक। तो T2 का टॉर्क ऐसे घुमाना चाहेगा, T1 का टॉर्क ऐसे, लेकिन ज्यादा कौन है? T1। तो नेट कैसे घूमेगा? वो T1 डिसाइड करेगा। तो नेट जो घूमेगा वो ऐसे घूमेगा, मतलब T1 डिसाइड करेगा, ठीक है। किसी एक्सेलरेशन से जैसे पहले किया था अल्फा से मान लो, ठीक, समझना। तो यहां पे हम नेट टॉर्क, टॉर्क क्या लिखते हैं? वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नेट टॉर्क को लिखा मान लो T से, और T इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? I अल्फा। तो नेट टॉर्क जरा ध्यान देना, यहां पे नेट टॉर्क मतलब इसके कारण टॉर्क, T1 के कारण टॉर्क और T2 के कारण टॉर्क। तो नेट का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसके कारण टॉर्क क्या लिखेंगे? T1 इंटू आर, और इसके कारण टॉर्क क्या लिखेंगे? T2 इंटू आर। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये घूमेगा अपने सेंटर के अबाउट, इंटू आर है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस T2 इंटू आर है। तो T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। तो नेट क्या लिखेंगे? T1 नेट टॉर्क माइनस T2। एक, हाँ बोलो, क्या बोलो? नहीं, हम सर सोच रहे थे m क्यों नहीं लगा, तो फिर सर हाँ, इसके कारण टॉर्क लिखेंगे T1 इंटू आर, और इसके कारण टॉर्क लिखेंगे T2 इंटू आर। नेट क्या होगा? T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। नेट होगा T1 माइनस T2 इंटू आर, यहाँ पे क्लियर है? इक्वल टू I अल्फा, और I को I रहने देते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते थे? A बाई आर। सेम वैसा ही r स्क्वायर, हाँ, इधर हो जाएगा R स्क्वायर। और T1 T2 हम लिख चुके हैं, तो T1 T2 मेरा क्या है? ये है T1 T2, ये है। तो T1 क्या है? M1G माइनस M1A और माइनस T2, माइनस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस M2G, और माइनस क्या हो जाएगा? M2A, ये होगा। ये माइनस दिस इंटू आर, आर को इधर ले आते हैं, तो I इंटू A बाई आर स्क्वायर होगा। एक बार मैं ला के दिखा रहा हूं, फिर डायरेक्ट हम ध्यान रख लेंगे। पहले बोलो, इतना दिक्कत है? अब देखो, बस उसी तरीके से A को एक तरफ ले जाएंगे और G वाले को एक तरफ ले जाएंगे, और A की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे पहले किया था। तो A को एक तरफ ले जाओ, तीनों A को एक तरफ ले जाओगे तो जरा बताना, और G को एक तरफ ले जाएंगे। इस वाले A को भी उधर ले गए, G को इधर लाएंगे तो क्या होगा जरा बताओगे? एक M2G प्लस हो जाएगा और माइनस M1G। अगर इधर लाए और सब A वाले को एक तरफ ले जाए, तो सब A वाले को एक तरफ ले गए, सब A वाले को एक तरफ ले गए, इसको भी उधर ले गए, इसको भी उधर ले गए, या इसको इधर, सबको एक तरफ किधर ले जाओ, या इन सबको A को इधर ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे जरा बताना? M1G, एक काम करते हैं, M1G माइनस M2G वही रहने देते हैं, ठीक। इक्वल टू, इधर लाए बाकी को, क्या लिखेंगे? I बाय आर स्क्वायर इंटू ए प्लस क्या लिखेंगे? M1A प्लस M2A। तो प्लस M1 प्लस M2 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। एक तरफ A वाले को लेके A को कॉमन ले लिए, तो यहां से A इक्वल टू कितना आ गया? M1G माइनस M2G डिवाइड बाय, थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, M1 प्लस M2 प्लस I बार स्क्वायर। देखो कैसे आया, के लिए मैंने कॉन्सेप्ट के लिए डिटेल बता दिया, याद रखना ये भी डिफिकल्ट नहीं है। यहां भी वही मामला हुआ है, एक्सेलरेशन ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास, याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? M1G माइनस अपोजिंग फोर्स M2G, लॉज ऑफ मोशन जैसे बताया, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब तीनों का मास, M1 प्लस M2, और इसके मास को कैसे लिख लिया हमने? I बाय आर स्क्वायर से, I बाय आर स्क्वायर। तो याद रखना तो बहुत आसान है, क्वेश्चन ऐसे आता है डायरेक्ट तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो यहां अगर फिर बताना है शेप दे रखा है या पुली बोल रखा है डिस्क, तो हाफ एम आर स्क्वायर लिख देंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिखो। चलो लिखो, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ, सिलेंडर ऑफ लेंथ ऐसा करो कैपिटल, cylinder of length capital L, capital N and radius capital L and radius capital R, length capital L and radius capital R about its perpendicular bisector, about its perpendicular bisector is I, about its perpendicular bisector I, perpendicular bisector के अबाउट क्या दिया है I। ठीक, find ratio of L by R, find ratio of L by R so that moment of inertia, so that moment of inertia is maximum, so that moment of inertia is maximum, moment of inertia is maximum। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है रोटेशनल इनर्शिया, यानी रोटेट करने की टेंडेंसी क्या हो, मैक्सिमम रोटेट करने का इनर्शिया जो बना रहे, या तो नहीं चल रुका हुआ है तो रोटेट करे, या फिर रोटेट कर रहा तो उसी तरीके से रोटेट करते रहे, रोटेशन की इनर्शिया मैक्सिमम हो, उसके लिए L बाय R का क्या रेशियो होगा। अब जरा समझना, इसको मैं ही बता रहा हूं डिफरेंशिएशन के यूज से, जरा सा देखना क्या चीज है, कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज समझना। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है क्वेश्चन में, एक सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर है, जो शेप नहीं बोला गया सॉलिड ही कंसीडर करेंगे। तो एक सिलेंडर है, खैर इसका लेंथ कितना दे रखा है L, लेंथ दे रखा है कैपिटल L, एंड रेडियस क्या दे रखा है कैपिटल R, लेंथ दे रखा है कैपिटल L एंड रेडियस क्या दे रखा है कैपिटल R। तो कैपिटल R, और इसका ये मान लो है सेंटर O, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या है I। ये गिवन एक्सिस बोला गया परपेंडिकुलर है ना, एक्सिस क्या बोला एक्सिस इट्स फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसकी लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दे रखा है I। हाँ बोलो, हमको लग रहा था जैसे कि वो ऐसे ही चल रहा है, नहीं लेंथ के नहीं, इसके क्या लिखे हमने, या पूरा लिख लो, क्या लिखे रेडियस अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड अबाउट, ऐसा कर लो पूरा कंप्लीट लिख लो, मैं शॉर्ट में लिखाया था, लिख लो अबाउट एन एक्सिस, लिखना है तो पूरा लिख लो, अबाउट एन एक्सिस perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane and its perpendicular bisector, perpendicular to its plane and its perpendicular bisector is I। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोले ना I, तो वो लिख लो किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I बोले वो किसके अबाउट बोले, तो अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड कैसा है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, लेंथ का, ये वाला है, ठीक है। पहले ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट दे रखा है तुम्हारा I, ठीक। याद करो ये फॉर्मूला हमने लिखाया था, समझना जरा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं कितना बताए थे, याद करो m, मास इसका मान लिए टोटल m मान लिए, मान लो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 12 लिखाए थे, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल बनाए थे, अलग अलग लिखाए थे। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाए थे ml स्क्वायर बाई 12 प्लस r स्क्वायर बाई 4, जो सब लिखो, टोटल मास मान लिया कैपिटल M, ठीक, क्लियर। अब बोला क्या गया कि L बाय R का रेशियो बताना है कब, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, मैक्सिमम।
मैक्सिमम यानी मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं डी आई बाय डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, पर डिफरेंशिएशन किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में तो करेंगे ना। यहां पे वेरिएबल कौन सा टर्म हो सकता है, वेरिएबल कौन सा है, एल और आर, उसी का तो रेशियो बोला ना कि कौन सा रेशियो पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। अलग अलग रेशियो पे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी, किस पे मैक्सिमम होगा, यानी एल और आर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना। तो डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी आई बाई डी आर करना पड़ेगा या डी आई बाई डी एल करना पड़ेगा। अब कष्ट ये है कि डी आई बाई डी एल कर दोगे तो आर दो वेरिएबल हो जा रहा है, या फिर डी आई बाई डी आर कर दोगे तो एक एल एक और वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, आर और एल पे। तो आर और एल दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब दो वेरिएबल में क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, किसी एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करता तो हम क्या करते, डिफरेंशिएट उसके रिस्पेक्ट में कर देते। तो हमको एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, एक सिंगल वेरिएबल में बात करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में लिखने का क्या तरीका हो सकता है, तो देखो सिंगल वेरिएबल में एल या आर में कोई भी एक, जिसको भी चाहो, किसी एक को हटाएंगे और एक ही रखेंगे। तो एक वेरिएबल को रखने के लिए एक पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, या सॉरी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, या मास इक्वल टू क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को मान लो लिख लिया रो से, समझना जरा, डेंसिटी रो से इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या लिखेंगे, सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम होगा। अब इससे हम क्या करते हैं कि किसी एक को हम हटाते हैं, चाहे तो आर को हटा दो चाहे तो एल को हटा दो, किसी एक वेरिएबल को हटाओ जिसको भी हटाना है। चलो हम आर स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं यहां पे, जिसको भी चाहो हटा, कोई नहीं, आप चाहो तो एल को भी कर सकते थे। तो आर स्क्वायर अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे जरा बताना, एम, बाकी को इधर ले जाते हैं, बाई रो इंटू पाई इंटू एल लिख सकते हैं। आर स्क्वायर को रखे, बाकी को उधर ले गए। अब आर स्क्वायर, इसको एक काम करते हैं, इसको नाम लिख देते हैं इक्वेशन 1। आर स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, क्यों किए, ऐसा करने से मेरा वेरिएबल केवल एक ही रह जाएगा, एल रह जाएगा, बाकी सारे टर्म, मास दिख रहा है, डेंसिटी दिख रहा है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। गिवन मटेरियल का टोटल मास उतना ही होगा, डेंसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। तो इसको क्या कर रहे हैं देखना ध्यान से, इससे आपको डिफरेंशिएशन का अप्रोच आ जाएगा, तो समझो इसको। फ्रॉम 1, जरा ध्यान से समझना, फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल्स टू एम, आर स्क्वायर के जगह पे लिख ले ये पूरा, जरा ध्यान से देखना, केयरफुली करना होगा, नहीं तो एक कैलकुलेशन गलत होगा तो फिर सारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की जगह एम बाई रो पाई एल लिख लेते हैं, और 4 है रो पाई एल, ठीक है, प्लस क्या था उधर, एल स्क्वायर बाय 12, ये हो गया। ऐसा करने से अब मेरा एक ही वेरिएबल दिख रहा है एल, तो डिफरेंशिएट करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, 0। नाउ फॉर मैक्सिमा डी आई बाई डी एल इक्वल टू क्या करेंगे, 0। चाहते तो हम इसका उल्टा काम, एक ही बात पड़ता, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहता कोई ऐसे भी कर सकता था कि यहां पे एल रखता और इसको इधर ले जाता, तब वेरिएबल क्या बचता, आर बचता, फिर यहां पे एल स्क्वायर की जगह वैल्यू रखता, दोनों एक ही बात। तो अब देखो इसको डिफरेंशिएट करें, जरा ध्यान से देखना, डी आई बाई डी एल डिफरेंशिएट करेंगे, पहला टर्म एम मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर करो, 4 रो पाई, ये भी कांस्टेंट है, गिवन मटेरियल की डेंसिटी पाई, ये सब कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 बाय एल डी एल होगा, डिफरेंशिएशन 1 बाय एल का होगा, 1 बाय एल डी एल एक टर्म, पहले बताओ। फिर दूसरा टर्म, दूसरे में क्या बाहर आएगा, m से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, m बाई 12, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एल स्क्वायर का होगा।
बाय डीएल। पहले बोलो क्लियर है। इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब करो इसको, या देखो m, एक m को चाहेंगे तो हम उधर भेज सकते हैं, एक m को उधर भेज सकते हो, एक m को कॉमन लेके उधर भेज सकते हो ना। भेजना है भेज दो, ना भेजोगे तो भी चलेगा भी, लेकिन चलो भेज देते हैं। ठीक, 4 को भी भेज सकते थे, 4 को भेज सकते थे, 4 को भी चाहोगे तो इसको भी चाहो, 4 तिया 12, 4 कॉमन लेके ना करना है बाद में भेज देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भेज दिए चलो ठीक। m बाई रो पाई, m बाई रो पाई या पाई रो, एक ही बात है, m बाई रो पाई। ठीक, अब देखो 1 बाय l का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बताओ, 1 बाय l का डिफरेंशिएशन। अरे 1 बाय l का 1 बाय x dx थोड़ी है वाला, 1 बाय डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं। 1 बाय l की पावर -1 करोगे -1 बाय l स्क्वायर होगा, करके देख लो, इस -1 बाय l स्क्वायर बाहर आ जाएगा उधर। इसको जब लिखोगे तो l की पावर -1 x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n-1, ये आ जाएगा l माइनस l की पावर -2 या -1 बाय l। l का पावर -1 था तो -1 बाहर ले लिए। हाँ, और l का पावर -1 l का पावर -2 हो गया, तो नीचे उधर के l स्क्वायर बन गया। l की पावर -1 लिखोगे, हाँ n x टू दी पावर n-1 -1, तो बेसिक डिफरेंशिएशन करो। हाँ, तो x l टू पावर कर दोगे। ठीक है, और इसका l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें आएगा 2l इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो यहां से जब हम लिखेंगे, अच्छा एक m तो हम हटा दिए थे ना, तो फिर क्यों लिखे हुए, ये वाला m तो हट चुका है ना, ये m हट चुका है, तो 1 बचेगा। ठीक, अब देखो या फिर यहां से जब लिखते हैं तो m बाई या माइनस, l को कॉमन ले सकता है क्या? हाँ l को भी कॉमन नहीं, ऊपर है नीचे कैसे कॉमन ले लोगे, 2l/3 उसको उधर भेज दो बाकी को, m बाई पाई रो इंटू 1 बाय l स्क्वायर होगा, इंटू 1 बाय l स्क्वायर, ऐसा। ठीक, यहां तक पहले बोलो कोई दिक्कत है। अब अभी भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेट ना हो। ठीक, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट ना हो, इसके लिए केयरफुल रहना होगा। यहां तक तो हमारा मामला जो था, हमारा लगभग चीज आ चुका है, अब हमको केवल l और r को लिखना है, तो थोड़ा सा केयरफुली लिखेंगे। कैसे, देखो समझो, इसको इधर भेजते हैं, l स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3m, l स्क्वायर इक्वल टू 3m, जरा देखना क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि l स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे। अब देखो, अब r और l में रिलेट करना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा हमको, इस रिलेशन से rl रिलेट होगा, rl रिलेट होगा, इसको नाम काम करते हैं इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, r और l मेरा इससे रिप्लेस होगा। हम क्या किए, हम इस तरह का टर्म लाने की कोशिश करेंगे और r स्क्वायर लिखेंगे। क्या करना चाह रहे हैं जरा सा देख लो, एक काम करते हैं m बाई पाई रो, और देखो m बाई, हमको r लाना है, m बाई पाई रो l, m बाई पाई रो l की जगह r स्क्वायर लिख सकते हैं, तो m बाई, चूंकि r लाएंगे तभी रिलेशन लिख पाएंगे ना, तो m बाई, मैं इस तरह के लाने की कोशिश करता हूं, m बाई पाई रो l, समझना, इंटू l, m बाई पाई रो, देखो m बाई पाई रो यहां से l ले आए, ठीक, और इसको उधर भेज दिया, तो ये कितना हुआ 2l²/3। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम m बाई पाई रो l को रिप्लेस करके r स्क्वायर लाएंगे तभी r में से रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए हमने इसको एक जगह रखा m बाई पाई रो, या इससे एक l रख लिया, एक ही बात है, पाई रो l, और एक l को उधर भेज दिया, तो इधर आ गया 2l²/3। क्लियर। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इसके जगह क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर, तो यहां से लिख लिया 2l²/3, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2l²/3 इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, r स्क्वायर नीचे चल जाएगा, 3/2 उधर आ जाएगा, तो l²/r² कितना हो जाएगा 3/2। हमसे क्या पूछा है, l/r, तो l/r क्या हो जाएगा √3/2, तो हमारा आंसर होगा √3/2। बात समझ में आया, l/r इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा √3/2। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। तो पहले तो हमने क्या क्या, कई चीजें इसमें आ गया कॉन्सेप्ट। एक तो डिफरेंशिएट फॉर्मूला पता होना चाहिए आई का, डिफरेंशिएट करके जीरो किया, पर डिफरेंशिएट करने में 2 वेरिएबल आ रहा था, हमको 2 में से एक सिंगल वेरिएबल में रखना था, एक में रखे, फिर डिफरेंशिएट करके क्या किए, जीरो किए, उससे हमको कुछ एक मेरा बचा, एक
एल लिखा था हमने, एल के टर्म में बचा, हमको आर लाना है, तो आर फिर यहाँ पे जिसको रिप्लेस किया था इसके जगह से आर इंट्रोड्यूस किए, फिर एल बाई आर। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। क्वेश्चन देखो कई वैरायटी के हो सकते थे, तो बहुत सारी वैरायटी कराया, एक आध क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर बाकी आप लोग शीट से या बुक से करोगे, और दिक्कत हो पूछो। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। इसका लैंग्वेज का मैं उतना नहीं लिखा रहा डिटेल में, सिंपल सा लिख लो। ए डिस्क इज रोटेटिंग, या ऐसा करो, ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, ए डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम and radius capital R is rotating with respect to, या rotating ऐसा करो with respect to, ठीक है, rotating with respect to an axis passing through is rotating with respect to an axis passing through its center of mass, and perpendicular to its plane, ठीक है, टू इट्स प्लेन। आज नॉर्मल जो डिस्क घूमता है उसी की बात कर रहा हूं, कोई कथा लिखा दिया, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्लियर है। अनदर डिस्क ऑफ मास स्मॉल m, another disk of mass small m and radius small r, another disk of mass small m and radius small r is placed gently का मतलब है कि दूसरे को डिस्टर्ब करे बिना हल्का सा रख दिए, gently over the is placed gently over the initial disk, over the initial disk, ठीक। if initially angular velocity is omega, बोर्ड पे लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, W जो लिखते थे, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, देन फाइंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। समझो, ध्यान से बता दे रहे हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है समझ लो। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, पहले एक डिस्क है, समझना, m मास का है, r रेडियस का, घूम रहा है अपने सेंटर के अबाउट, ठीक है। एक डिस्क m मास का, r रेडियस का, अपने सेंटर के अबाउट घूम रहा है, तो एक डिस्क है वो अपने सेंटर के अबाउट नॉर्मली घूम रहा है, ठीक है ना। तो डिस्क क्या, मान लो ये है, ये रिंग है, यही सॉलिड होता, ये पूरा सॉलिड है अंदर, इसका सेंटर कहां होगा, बीचों बीच, इसके अबाउट ये घूम रहा है अपना, ठीक। ओमेगा किससे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, धीरे से लाके एक और डिस्क रख दिया, जो रखा डिस्क इसके ऊपर उसका मास है स्मॉल m और रेडियस क्या है स्मॉल r। हाँ, जेंटली रख दे, छोटा बड़ा से फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग छोटा थोड़ा या थोड़ा बड़ा चलेगा। तो धीरे से हमने लाके रख दिया, जरा समझना। अब क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, जितना तेजी से घूम रहा है उसमें चेंज आ जाएगा, वो अब नया एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझे, अब क्या है, नया एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा। जेंटली का मतलब है कोई फोर्स नहीं लगाया, बस हल्का सा धीरे से रख दिया, ठीक। अब जरा समझो, क्वेश्चन आसान है, जरा समझो इस टाइप का कि ये मान लो इनिशियली एक डिस्क था, ये घूम रहा था अपने सेंटर के अबाउट, कितने से घूम रहा था, तो इनिशियली ओमेगा से घूम रहा था, ठीक। इस पे ही दूसरा डिस्क हमने रख दिया, वो बड़ा था छोटा था डजंट मैटर, ठीक है ना, बड़ा था इससे हल्का, बड़ा था हल्का, छोटा था, कोई मतलब नहीं, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं वो समझो। ये m मास का इनिशियली ये था, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, तो इसकी रेडियस गिवन कितना है r, ठीक। इसके ऊपर एक और डिस्क रख दिया, बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं, चलो हमने छोटा ही लिख लिया, बड़ा भी कर लोगे तो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट को समझना। मान लो एक और डिस्क रख दिया गया ऐसे, अच्छा वैसा रखा गया ना, दोनों डिस्क का एक चीज और क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, या समझ लेना दोनों को कोसेंट्रिक है, मतलब कि दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। मतलब एक सीडी प्लेयर वगैरह होता है ना, सीडी प्लेयर ऐसे रखा है, दूसरा सीडी प्लेयर एक छोटा साइज का या बड़े साइज का रख दिया उसके ऊपर। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर,
और इसकी मास की सॉरी रेडियस स्मॉल है, हाँ मास क्या स्मॉल है, ठीक। तो अगर जेंटली रख दिया ना तो एक दूसरे पे अगर प्रेस कर रहा है, एक डिस्क जो ऊपर वाला नीचे वाले को प्रेस कर रहा है, तो ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, बाहर से नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्या होता है इस केस में, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बाहर एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है। सिंस टी एक्सटर्नल क्या है, टी एक्सटर्नल जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बताएं, इस पे क्वेश्चन भी करा थे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब पहले का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू बाद का एंगुलर मोमेंटम, पहले का एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू बाद का एंगुलर मोमेंटम। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू एम वी, एम के जगह पे आई, वी के जगह पे ओमेगा। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम, तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आई बोल दिया इनटू ओमेगा, पहले का एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है ओमेगा। बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कुछ बोल दिया से आई डैश, और एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, हमने बोल दिया ओमेगा डैश। बात आ रही है समझ में? तो शुरुआत में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कौन सा डिस्क था शुरू में, केवल बड़ा वाला घूम रहा था, तो बड़ा वाला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा, समझना। बाद में क्या हो गया, बाद में दो डिस्क आ गया, एक पहले वाला है, एक नया आया। तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर, और एक और जो नया आया उसका कितना है, सेंटर के अबाउट, वो भी है कोसेंट्रिक है, तो हाफ एम आर स्क्वायर ये लिखेंगे इनटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, समझे? हाँ बोलो। हम लोग सर सीधा ये नहीं कर सकते कि क्या? ओमेगा ये हाफ कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर ओमेगा और इधर का इसको काट दें, किसको काट देना चाह रहे हो, मतलब हाफ एम, अच्छा नहीं ओमेगा डैश है सर, तो बाद की एंगुलर वेलोसिटी अलग होगी ना, मास बढ़ जाएगा ना, वेट, एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं रह जाएगी ना, वही तो निकालना है बाद में कितनी हो गई। तो बाद में ओमेगा डैश हो गई ना, तो ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो गया, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइड बाय हाफ, हाफ सबसे कॉमन ले लिए, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। अब इस तरह से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जरा समझो कितने टाइप से बोल सकते हैं। जैसे बोल देता बड़ा वाला का मास m है, रेडियस r है, एक रखा गया उसका मास से कुछ है m/2 है, m/4 है, या कोई भी मास है और रेडियस है r/2, तो यहां पे हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, r/2। फिर और अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो क्या कर देगा, दो डिस्क और कर लिया तो उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। और ठीक बनाना है तो क्या करेगा, और ठीक बनाना है तो क्या करेगा, एक बड़ा डिस्क पहले से था, दूसरा एग्जैक्ट कोसेंट्रिक नहीं प्लेस किया, समझना, दूसरा कोसेंट्रिक नहीं प्लेस किया, तो दूसरा कहां प्लेस किया, कैसे भी, दूसरा मान लो बोला यहां प्लेस कर दिया, समझना, इस जगह पे, ठीक। तो दूसरा यहां प्लेस कर दिया, तो हमको ये बताएगा क्वेश्चन में फिर पहले वाले का और दूसरे वाले डिस्क का, ये दूसरा डिस्क हो गया, के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, समझना, दूसरे वाले डिस्क का सेंटर का डिस्टेंस क्या है, ये मान लो से x है, समझना बात को। तो फर्क किसमें आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। पहले इसका हाफ एम आर स्क्वायर था, अब बाद में क्या हुआ, इसका हाफ एम आर स्क्वायर तो होगा ही होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, फिर ये इसका कोसेंट्रिक नहीं है, दोनों का एक ही सेंटर के अबाउट निकालना होगा, तो दोनों का एक ही के अबाउट, तो बाद में भी इसी के अबाउट निकालेंगे। तो समझना, बाद में बड़े वाले का तो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, इसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आई दिस यानी हाफ इसका मास इंटू आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्लस n इंटू इसका मास इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, समझे? इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो इतनी बातें क्लियर है, तो अब इतना ही रहते हैं, काफी इसमें तरह का किया क्वेश्चन। अब अगला जो है हम ग्रेविटेशन देखेंगे, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, लेक्चर जैसा क्लास में हो रहा है एज इट इज सब डाल दिया जा रहा है, तो वहां से आप देख सकते हो, और सब करंट ही लेक्चर हो रहा है। आज का लेक्चर अगले दिन या एक दिन या 2 दिन बाद एग्जैक्टली जैसा क्लास में चल रहा है वैसे ही जा रहा है, तो फॉलो कर सकते हैं। लाइव के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम कभी मिलेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। जो देख रहे हैं अपना देखते रहिए, ठीक है।